चन्न मेरे मगना, चन्न मेरे मगना के हस के एक पल इधर तकना के नजरा रस नैना दा जकना भी चन्न मेरे मखना हो। और मैं वाहिद जो थी वो स्टाफ रूम में होती थी, चाय बना रही होती थी, साथ टीचर्स की फरमाइश के गाने सुना रही होती थी। हो मंजली वालड़िया वे तू ता मोलियो मुटियार कदे नहीं जिन्ने सिमन्नी हारो तेनू कर बैठी हो प्यार अंजलि वालड़िया। मार भी मैंने बहुत खाई है और क्षेत्र भी बहुत पड़े हैं मुझको। जो मेरा पहला गाना हिट हुआ था वो था सुनो सुनो बोलो बोलो, सुनो सुनो बोलो बोलो, मेरा तुम पे दिल आ गया। जैसे आफरीदी साहब कहते हैं, मैं तो दर्दी बंदूक चल गई ना चली थी ना चली। मिडिल क्लास फैमिली से हम हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस पे फख्र है। तो जो मुआवजा था उस वक्त, मुझे जो पहला मुआवजा मिला था 2000 रुपये मिले थे, तो मैं अपनी अम्मी को कहती थी ये क्या बात है, अपने पैसे अपने पास रखो। FBR आ लियो, अगर तुसी ना सुनो तो मैं दस दें, ठंडी हवाएं लहरा के आए, रुत है हंसी ना 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 कैसे मनाए। दौलत तो वो परिंदा है, कभी आज मेरी छत पे है कभी किसी की छत पे, लेकिन इज्जत नहीं मिलती। सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है। ओ अच्छे पैसे कमा लेती हूँ, यानी कि एक एवरेज इनकम से ज़्यादा हुई होती है और अच्छे खासे मुआवजा मिलता है मुझे। और आप यकीन करें कि आधा घंटा नहीं, पौना घंटा नहीं, 1 घंटा मैंने सिर्फ और सिर्फ चान मेरे मखना ही गाए। मैं बंद करने लगूंगा, बंद न करने। टूरी जांदी ये जिवें सब जान दी, घड़ियां फलांग दी, और गड्डी वेखो किथे किथे जांदी है, दिल नू बहलान लई, खुशियां कमान लई। अस्सलाम वालेकुम जी, हसनैन केवी पॉडकास्ट में खुश आमदीद। आज मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं बर्रे सगीर पाको हिंद में बराबर मकबूल, और जितनी मेरी उम्र है उतना उनका करियर की उम्र है। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब शाजिया मंजूर साहिबा। मैम बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। थैंक यू सो मच जी, आपने मुझे बुलाया। मेरी 1992 की पैदाइश है और आपका 1992 का जो प्रोफेशनल आपका जो करियर है वो स्टार्ट हुआ है। देखिए कितनी बुरी बात है, आपने ख़वातीन की उम्र ऐसे थोड़ी बताते। आप बड़े आराम से कह सकते हैं मैं 2002 में पैदा हुआ लेकिन ये सच बात है। 1992 मेरे करियर का स्टार्ट है और मैंने म्यूज़िक चैलेंज से स्टार्ट लिया था। स्कूल कॉलेज से मुझे गाने का शौक़ था, मैं गाती थी, वहाँ से मेरा स्टार्ट हुआ। गाने की तरफ तो हमने आना ही है। पहले हम आपके बचपन से स्टार्ट करेंगे। आपकी पैदाइश कहाँ पे हुई और कहाँ परवरिश पाई, स्कूल का था, और फिर कैसे इस करियर की तरफ आपका आना हुआ? बेसिकली सर मैं लाहौर में ही पैदा हुई और मेरा बचपन भी लाहौर में ही गुजरा है। जो मैट्रिक किया मैंने वो था सेक्रेड हार्ट कैथीड्रल स्कूल से, और मेरी जो ग्रेजुएशन है वो है क्वीन मेरी कॉलेज से। तो ये मेरा बचपन का ये छोटी मोटी चीज़ें हैं। और करियर का आगाज़ आपका कैसे हुआ और इसमें क्या क्या मुश्किलात आई आपको? सर करियर का आगाज़ तो मेरा स्कूल से हो गया था, क्योंकि गाने का शौक़ था, बल्कि घर से ही हो गया था। ठीक है, गाने का शौक़ था, गाती फिरती थी हर तरफ। हाँ ये ज़रूर है, झिझक नहीं थी, कॉन्फिडेंट थी। ये नहीं था कि कोई बोल भी देता था कि ना गाओ तो थोड़ी देर बाद में भूल जाती थी कि किसी ने मना किया, फिर गाती रहती थी। लेकिन जब स्कूल गई, स्कूल में क्लास 5-6 में जाके टीचर्स ने जब उनके कानों में आवाज़ पड़ी तो उन्होंने मुझे पूछा कि आपको गाने का शौक़ है? मैं कहती थी जी। फिर उसके बाद जब हमारे स्कूल में 12 रबीउल अव्वल का होने वाला था, हम सेलिब्रेट कर रहे थे उसको, तो नातिया मुकाबला भी था और हाउस भी ओपन करना था अपने स्कूल की तरफ से। उस दिन मुझे डर लगा फर्स्ट टाइम, क्योंकि 3-4 लोगों में गाना इज समथिंग एल्स,
और पूरे स्कूल के सामने गाना एक मुश्किल फील हुई। मैं भाग गई, लेकिन मुझे मेरी टीचर ने बुलाया, मिसेस रीना शाकिर वापस बुलाया, और वहाँ से मैंने अपने नात का जो मेरा सिलसिला था वो मैंने शुरू किया। उसके बाद मैं स्कूल से होती होती जब मैं कॉलेज गई, मेरी ग्रूमिंग स्कूल में शुरू हो गई थी। ठीक है। क्योंकि मैं ब्रेक टाइम में जब मेरी टीचर्स फारिग होती थी, ब्रेक टाइम होता तो सब मेरी फ्रेंड्स बाहर घूम फिर रही होती थी और मैं वाहिद जो थी वो स्टाफ रूम में होती थी, चाय बना रही होती थी, साथ टीचर्स की फरमाइश के गाने सुना रही होती थी। तो बड़ा अच्छा वक्त था। और आपको पता है उस दौर में एक्चुअली उस्तादों की जो ताज़ीम और उनका जो एहतराम था, अदब व एहतराम था, वो एक और ही लेवल का था। तो मुझे बड़ी खुशी होती थी कि वो टीचर्स हैं जिनसे हम सीखते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन हमारी जुर्रत नहीं है कि अगर ये हमारे पास से गुजर जाए तो हम बड़ी खामोशी से पीछे हट जाते थे कि हमें देख ना ले या हमसे कोई गलती ना हो जाए। तो वो इस तरह से होते होते मैं कॉलेज चली गई। कॉलेज में एक वो इसी तरह हाउस ओपन करना था, नात पढ़ी मैंने। अल्लाह गरी के रहमत करे, बेगम कुलसूम नवाज शरीफ एज ए चीफ गेस्ट थी वहाँ मौजूद। मैंने नात पढ़ी। नात पढ़ने के बाद शी कॉल्ड मी एंड सेड कि बेटा आपने बहुत अच्छी नात पढ़ी। एंड उसके बाद उन्होंने मुझे 2000 रुपये इनाम के तौर पे दिए। उस वक्त तो बहुत ज़्यादा थे। ये किस सन की बात है? सर मैं आपको बता रही हूँ 92 की बात। 92 की बात। तो उन्होंने जब वो मुझे 2000 दिए, वो मैं तो खा गई उस वक्त। खैर बाद में मुझे ख्याल है मुझे संभालने चाहिए थे। ये सोवेनियर्स होते हैं बिल्कुल जो आपको इन बड़े लोगों की तरफ से मिलते हैं। तो वहां से कॉलेज से उस वक्त के 2000 खा ही लेने चाहिए थे। आज उस के वक्त के 2000 में से मुझे सिर्फ 200 ही मिला था। अब वो पता है ना, माएँ छीन लेती हैं, वो इन्हें पैसे तू क्या करने हैं तफड़ा, तो वो ले लिए थे उन्होंने। बट वो उस वहां से फिर आगे बढ़ी मैं। हम मशरकी मुआशरे में रहते हैं तो यहाँ तो गायकी में आना एक मर्द के लिए जो है बड़ी मुश्किलात का सामना होता है, तो एक खातून के लिए घर से आपको कैसे, मतलब स्कूल कॉलेज का तो हो गया, लेकिन घर वालों से कैसे परमिशन मिली या क्या माहौल था, कैसे स्टार्ट हुआ? बहुत मुश्किल था मेरे लिए, इंतहाई मुश्किल था, क्योंकि मुझे हमारे घर में, क्योंकि हम मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में रहते हैं, और ये भी सच है कि हमारे माँ बाप हमारा बुरा तो नहीं चाहते नहीं है, बिल्कुल तो चाहते यही है कि हमारे साथ कोई गलत ना हो कुछ भी। तो वो एक तो मैं इकलौती थी, उसको भी लेके वो थोड़ा सा सेंसिटिव थे कि इसको किसी गलत रास्ते पे ना चली जाए या कोई गलत रास्ता ना इख्तियार कर ले, क्योंकि उम्र का तकाजा भी होता है बाज़ औक़ात। तो बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ी, बड़ा यकीन दिलाना पड़ा, बहुत समझाना पड़ा। फिर कहीं जाके मुझे एक गाने की इजाज़त मिली म्यूज़िक चैलेंज में। वो भी गलती से, मैंने जब वो लेटर आया था, खैर मार भी मैंने बहुत खाई है और छितर भी बहुत पड़े हैं मुझको, वो मैंने खाए, लेकिन वो कहते हैं ना बड़ों की मार भी जो है वो आपके काम आ जाती है। तो शायद वही डर था कि मैं, जिसको कहते हैं ना कि इंसान के उम्र का एक ऐसा हिस्सा होता है कि चाहते हुए भी आप कोई गलत काम नहीं करते। तो मैंने फिर उस चीज़ को मद्देनज़र भी रखा कि अगर मैं अपनी इज्जत नहीं करवाऊंगी तो मैं अपने घर वालों की कैसे करवाऊंगी। तो फिर वो करते 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 एक गाने की इजाज़त मिली। जैसे ये गाने कहते ना वो सियाने का काम है, एक बुरकी खा लो, चलो चलो हम दूजी भी खा लें, चलो फिर रोटी खा लेने। मेरे साथ वो हुआ, वो मैंने एक से शुरू हुई चुप करके। मुझे मेरी माँ की आदत का पता था, वो नरम दिल तो थी लेकिन सख्त भी बहुत थी, लेकिन जब वो नरम होती थी तो बहुत नरम होती थी। तो मैंने फिर कहा चलो दूसरा भी कर लेते हैं। अच्छा मतलब दूसरे के बाद नहीं करना तुमने? मैंने कहा अच्छा जी। ये मैं आपको आज एक बात आपके इस शो में बता रही हूँ। मुझे देखें क्या एजाज़ हासिल हुआ उस वक्त। एक प्रोग्राम होता था STN पे, संगम, ठीक है, म्यूजिक चैलेंज तो जीत गई मैं तो जीत लिया, वो अचीवमेंट हो गई। एक संगम प्रोग्राम था और मुनीर हुसैन साहब का गाना हीर रांझा का, जो उन्होंने मैडम जी के साथ गाया था, हो अंजलि वालड़िया वे तू ता मोलियो मुटियार कदे नहीं जिन्ने सिमन्नी हारो तेनू कर बैठी हो प्यार अंजलि वालड़िया वे गल भुल्ली ना
तो ये गाना मैंने मुनीर हुसैन साहब के साथ खड़े होके गाया, वाह, क्योंकि वो भी एक ओल्ड, जैसे हम, मेरा भी एक नया गाना जैसे है टोरी जांदी, मैं बात करती हूँ कि ओल्ड और न्यू का कॉम्बिनेशन है। तो उस वक्त मैं यंगस्टर थी, बिल्कुल, टीनेजर थी, नई नई आई थी फील्ड में, और मुझे मौका मिला मुनीर साहब के साथ गाने का, और वो गाना ओरिजिनली गाया भी उन्होंने हुआ था। तो वहाँ से फिर मेरे करियर का जो है बाकायदा आगाज़ हुआ, फिर फिल्मों की तरफ मेरा रुझान बढ़ा। आपको करियर में लाने में उमर शरीफ साहब मरहूम का भी हाथ है। जी बिल्कुल है। तो वो उनके साथ आपका सिलसिला कैसे शुरू हुआ, पहले कब मुलाकात हुई, कैसे आपका उनके साथ ताल्लुक बना? एक्चुअली मेरी उनसे मुलाकात कोई भी नहीं हुई थी। जब ये म्यूजिक चैलेंज चल रहा था, उन्होंने उस फिल्म मेरी आवाज़ सुनी, और वो फिल्म बना रहे थे चांद बाबू। तो उन्होंने वजाहत अख्तर साहब कंपोजर थे उनके, तो उन्होंने कहा कि ये लड़की मुझे चाहिए फिल्म के लिए, इससे मैंने गाना गवाना है। तो वजाहत अख्तर साहब ने तलाश शुरू की, मेरी नंबर मिला उनको, बात हुई। मेरी वालदा ने साफ इनकार कर दिया, उन्होंने नहीं फिल्मों में नहीं गाएगी, बस वो एक दो शौक था इसको, तो वो मैंने करवा दिया, बस अब बस है। क्योंकि हमारे यहाँ ये सोचा जाता है लड़कियां शादियों के लिए पैदा होती जी, यानी शादी के लिए, जी, शादियों के लिए नहीं, बाद में मुझे लोगों ने कहना। तो वो बड़ी हो गई, अब इसकी शादी कर दो, जाए अब अपना घर संभाले। तो उमर शरीफ साहब ने पीछे हटे, और वजाहत अख्तर साहब भी नहीं हटे। वो हमारे घर आए स्पेशली, वाह, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। आमीन। हमारे घर आए, उन्होंने मेरी वालदा को कन्विंस किया, उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने इसको एक खूबसूरत आवाज़ अता की है, एक नेमत है इसके पास, आप इसको क्यों ज़ाया कर रहे हैं, इसको गाने दें, आप हम पे बिलीव करें, हम अच्छे लोग हैं, अच्छे बुरे हर जगह ही होते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको बेटी को हमारी तरफ से कोई तकलीफ ना हो। तो वालदा ज़रा तसल्ली में आई, और उन्होंने साफ कहा कि आप साथ आएँ, आप आएँ, आप खुद देखें, जो आपको गलत लगे आप रोक दें, जो आपको सही लगे आप कर लें। अम्मी ने कहा तो ठीक है। फिर उसके बाद फिर मैंने उमर शरीफ साहब को मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने वो टैलेंट, जो हिडन टैलेंट था, उसको वो सामने लेके आए और उसको इंट्रोड्यूस करवाया। वाह, आपका पहला गाना जो ज़बान ज़दे आम हुआ, चंद मेरे मखना, वो कब आया और आपको मतलब कब पता लगा कि मेरा गाना बहुत ज़्यादा वायरल हो गया है? क्योंकि आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, उस वक्त ऐसा भी नहीं था। अब देखिए ना, यही नुकसान होता है ना जब आप 30 साल करियर और 30 साल उम्र में हो। जो मेरा पहला गाना हिट हुआ था वो था सुनो सुनो बोलो बोलो, सुनो सुनो बोलो बोलो, मेरा तुम पे दिल आ गया, हाँ फिर कहना तो जीने का मजा गया गया गया। ये मेरे फिल्म का पहला सुपर हिट गाना था। उसके बाद बहुत सारे थे निकाह फिल्म के गाने, मैं यूं मिलूं तुझे तेरा लिबास हो जाऊं, कल चांद की 14वीं रात में, तेरी आंखों ने लुटाया मुझको। तो उसके ये जो गाना है ना, बेसिकली चंद मेरे मखना, मैंने जब फिल्म इंडस्ट्री को खैर बात कहा, मैं चाहती थी कि मुझे सब कहते हैं आप ब्रेक लेती हैं, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आप एक क्रिएटिव ब्रेक ज़रूर लिया करें। ठीक है। उससे ये होता है कि जब आपका दिमाग एक ही तरह का काम करता रहता है तो यू हैव टू रेस्ट, अपने लिए वक्त निकालें। उस टाइम में आप सोचें कि और आप कौन सा ऐसा जॉनरा है जो आपने अभी तक टच नहीं किया, और अगर नहीं किया तो उसको एक्सपेरिमेंट करें। या तो 6 होगा या फिर मिस हिट हो जाएगी, नहीं होगा। जैसे आफरीदी साहब कहते हैं, मैं तो दर्द बंदूक चल गई ना चली थी ना चली। तो फिर वो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह टच वुड, आज तक मैं उस ज़ाते बारी ताला का जितना शुक्र अदा करूँगा, मैंने जो भी किया, जिस तरह भी किया, वो अल्लाह की ज़ात की उसके ऊपर बहुत मेहरबानी रही। एक गाने का कितना मुआवजा मिलता था जब आप फिल्म के लिए गा रही थी, और आप कहती हैं कि मैं ब्रेक ले लेती हूँ, क्या इतने ज़्यादा पैसे कमा लेती हैं कि आपको लगता है ब्रेक लेके ये खाने चाहिए पहले? अच्छा, मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि मैं बेसिकली पैसे कमाने नहीं आई थी, मैं गाने आई थी। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मतलब हर बंदा अपने घर से गाता है, जाहिर है, और जाहिर बात है अगर मैं 16-17 साल की थी
तो घर में बड़ी हुई थी, बिल्कुल मुझे कौन सी फिल्म इंडस्ट्री से महीना आता था। ये कहने का मतलब है जी जी मैंने कहा महीना भेज दिया सन, बेटा तू तैयार हो रही साढ़े लिए, तैयार रोटी खा। ठीक तो हम लोग मतलब ठीक था, मिडिल क्लास फैमिली से हम हैं, अल्हम्दुलिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस पे फ़ख्र है कि मेरे वालिद साहब जो हैं उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश किया। मेरे दादा मलिक ज़हूर साहब, मेरे वालिद मलिक मंजूर साहब, उन्होंने बहुत मेहनत की, और हम लोग वेल इस्टेब्लिश थे, घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह तो वो मुझे, चूंकि ये मेरा पैशन था, इसीलिए तो मुझे कहते थे तुझे क्या करने जाना है। तो जो मुआवजा था उस वक्त, मुझे जो पहला मुआवजा मिला था 2000 रुपये मिले थे गाने के, ठीक है और वजाहत साहब ने मुझे दिया था। तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई, मैंने कहा अच्छा इस काम के पैसे भी मिलते हैं, बड़ा अच्छा लगा। और मुझे ये अच्छा लगा कि मैं इंडिपेंडेंट हो गई। तो मैं अपनी अम्मी को कहती थी ये क्या बात है, अपने पैसे अपने पास रखो, मैंने कमाए। अम्मी कहती बड़े तूने कमाए हुए ना, जो दो दिन पहले खा चुकी है तू, बस चैन कर ले, सुकून कर। तो ये कमा, ठीक है, इज्जत दौलत शोहरत ये सारी इकट्ठी होती है, बिल्कुल लेकिन मेरी नज़र में सबसे पहले इज्जत आती है, शोहरत आती है। दौलत तो वो परिंदा है, कभी आज मेरी छत पे है, कभी किसी की छत पे है, लेकिन इज्जत नहीं मिलती। ऐसे ही। आप वो कमा लें, बाकी सब चीज़ें पीछे आ जाएंगी। उसके बाद फिर आपने दुनिया भर में कॉन्सर्ट्स भी किए, अब भी कर रही हैं, अभी शायद आप करीब दोबारा इंटरनेशनल टूर पे जा रही हैं। तो एक कॉन्सर्ट का कितना चार्ज करती हैं, बताना चाहेंगी? FBR वाले हो, अगर तुसी ना सुनो तो मैं दस दें। नहीं सुन दे। देखिए ये मुख्तलिफ रेट्स होते हैं। हमारी ये कंपनी है जो कि मैनेज करती है, जो भी हमें मिलता है, फॉर एग्जांपल जैसे हमें एक कॉन्सर्ट का 10 लाख मिल जाता है या 5 लाख मिल जाता है, तो 25% वो कंपनी का होता है, क्योंकि वो हमारा रहना खाना पीना हर चीज़ वो देखती है। और जो मेरी कंपनी है इंटरनेशनल, वो है टोटल मल्टीमीडिया, ठीक है, उसके जो CEO हैं सनी मल्लिका जी, वो हैं, तो वो सारा कुछ कर कर आके अच्छे पैसे कमा लेती हूँ, यानी कि एक एवरेज इनकम से ज़्यादा हुई होती है वो, और अच्छे खासे मुआवजा मिलता है मुझे। आपने हाल ही में लाला ताउला खानिसा खेलवी साहब के बेटे जो हैं, उन्होंने आपके साथ कॉन्सर्ट किया अमेरिका में, सांवल लता ने। तो आपका लाला के साथ भी कोई एक्सपीरियंस रहा कॉन्सर्ट्स करने का? लाला जी के साथ अनफॉर्चुनेटली मेरा बन नहीं सका, लेकिन मेरा लाला जी के साथ एक हमारा ड्यूएट करने का प्लान बन रहा है, एक कोलैबोरेशन का। सांवल जो है उनका बेटा, ही इज सो टैलेंट, मल्टी टैलेंटेड बच्चा है वो, और मेरा बड़ा अच्छा दोस्त भी है, मेरा छोटा भाई भी है। मैंने उससे भी बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि मैंने देखा है कि वो टेक्निकली बहुत साउंड है, और गाता तो खैर वो बहुत ही अच्छा है। तो उसके साथ मैंने बहुत सारे कॉन्सर्ट्स किए हैं, वहाँ पे बड़ा मज़ा आता है। तो वो पापा कह के छेड़ता रहता है, मैं बेटा बेटा कह के छेड़ती रहती हूँ उसको, तो हमारा टाइम अच्छा गुजर जाता है। लेकिन अताउल्लाह साहब के साथ उस तरह से मेरी इंट्रैक्शन नहीं हो सकी, लेकिन इंशाल्लाह इन फ्यूचर हमारा प्लान है कि हम एक कोलैबोरेशन करें इंशाल्लाह। अच्छा, लाला ताउला खानिसा खेलवी एक स्पेसिफिक एक लैंग्वेज को लेके पूरी दुनिया में जो है अपना नाम कमाया सराइकी में, तो सांवल ने बिल्कुल मुख्तलिफ एक जॉनरा अपनाया। तो आप इसको क्या समझती हैं कि शायद उनको लाला को ही फॉलो करना चाहिए था इसमें, या वो जिस फील्ड में चले गए वो ठीक है? मतलब फील्ड तो ऑब्वियसली सेम है। देखिए, अगर बिजनेस हो ना तो बात समझ में आती है, ये म्यूजिक है, ठीक है, म्यूजिक में ऐसे नहीं होता। SD बर्मन साहब के गाने जो थे वो टोटली डिफरेंट थे, और RD साहब के टोटली डिफरेंट थे। SD साहब क्लासिकल में रहते थे, उसमें रहते हुए गाने बनाते थे, ठंडी हवाएं लहरा के आए, रुत है हंसी ना 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 कैसे मनाए, ये उनका स्टाइल था। अब उन्हीं का बेटा है, सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है, ओ, ये भी एक स्टाइल है। तो मैं ये समझती हूँ कि म्यूज़िक में आपको जो जॉनरा इख्तियार आप करना चाहते हैं, और लाला जी का एक अपनी पहचान है, उनका एक अपना नाम है, और उनको कोई मैच नहीं कर सकता। और
वो एक अपने आप में वो एक कंप्लीट पैकेज है कि अगर कोई कॉपी करने जाएगा तो फोन कहेंगे अताउल्लाह के जैसा गा रहा है, जी लेकिन वो ये नहीं कहेगा, अपनी पहचान नहीं बना पाएगा कोई। सावल ने इसीलिए, लेकिन वो चूंकि पढ़ा लिखा भी बाहरी है, बिल्कुल, तो उसका जॉनरा जो है वो नो डाउट अबाउट इट बड़ा डिफरेंट है और बड़ा यूनिक है, और मुझे अच्छा लगता है उसने एक डिफरेंट जॉनर को सिलेक्ट किया। आपने दुनिया भर में कॉन्सर्ट्स किए, सबसे अच्छा एक्सपीरियंस, सबसे अच्छी ऑडियंस आपको कहाँ की लगी? पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर, या कोई स्पेसिफिक आपको याद हो कि वो शो बहुत शानदार रहा था, और कोई बैड एक्सपीरियंस रहा हो कि आपको लगा हो कि शायद बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा? देखिए, पाकिस्तान तो हमारी बेस पाकिस्तान है, पाकिस्तान से हमारी पहचान है सबसे पहले, और चूंकि यहाँ पर हम लोगों को इजीली अवेलेबल होते हैं, लोग एंजॉय पूरा करते हैं, इसमें कोई शक नहीं, हर तरफ एंजॉय करते हैं। लेकिन जो प्रदेश है, जो पाकिस्तान से लोग आज अपनी तीसरी नस्ल को वहाँ देख रहे हैं, कोई दूसरी नस्ल को देख रहे हैं, उनकी जो फीलिंग होती है ना वो टोटली डिफरेंट होती है सर। वो वेखण वाली होंगी, यानी तुहानू इंज लगता है कि तुसी उन्होंने मिल रहे होंगे हो ना, तो आप में से वो एक आपसे वो एक अरोमा ले रहे होते हैं जो कि पाकिस्तान की मिट्टी का अरोमा है। उनको वो खुशबू, वो जो बातें, अच्छा वो फलां जगह किद्दां है, वो जी फलानी जगह उत्थे हुण की बन गया, ते फलानी जगह तो उनकी हो रहा है, लक्ष्मी चौक की बनया, वो टक फलानी जगह तो खादा है। तो मैं हैरान होकर देख रही होती हूँ, यार हम कितने खुशकिस्मत लोग हैं कि हम अपने मुल्क में रहते हैं और रहते हुए उसकी कदर नहीं करते। लेकिन जो सबसे अच्छा मेरा एक्सपीरियंस था वो अपना का एक शो था 2012 में। मैं थी और कुमार शानू जी थे। अपना एक ऑर्गेनाइजेशन है डॉक्टर्स की, जो कि पाकिस्तानी डॉक्टर्स की। कुमार शानू साहब ने पहले गाया, तो वो थोड़ा क्योंकि उनका जॉनरा है थोड़ा सैड रोमांटिक वाला, तो डॉक्टर बेचारे सारे साल चीर फाड़ कर करके ना उन्होंने दी अक्खां वैसी सैड हो जांदियां ने, और उन्होंने ऐसे होंदा है कि सानू कोई आके यहीं भड़कीला जा गाना सुनावे। तो वो फिर जब वो उनको उन्होंने रोका तो फिर मुझे बुलाया गया, और वो मेरा कॉन्सर्ट ऐसा कॉन्सर्ट था कि जिसमें पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं हमेशा अपने गाने पे एंड करती हूँ चन मेरे मखना। लेकिन वो ऐसा था कि उठा तो वो ओपनिंग थी जो चल रहा था, तो मैंने दूसरे गाने की कोशिश की, मैंने ऊपर जाते चन मेरे मखना, चन मेरे मखना के हंस के एक पल इधर तकना के नजरा रस नैना दा जकना भी चन मेरे मखना हो। वो मेरी एंट्री थी, ठीक है। वो मैं एंट्री बंद की तो उन्होंने कहा खबरदार जो दूजा गाना शुरू किया। मैं कहा है ये तो डॉक्टर बहुत ही फ्री ने। और फिर मैं जब थोड़ा सा आगे गई, मैंने कहा सर मैं अपना मोमेंटम होता है, उनका मोमेंटम गया इधर और उधर, आप आए हमें यही सुनना है। अच्छा। और आप यकीन करें कि आधा घंटा नहीं, पौना घंटा नहीं, 1 घंटा मैंने सिर्फ और सिर्फ चन मेरे मखना ही गाया। मैं बंद करने लगूँ वो बंद ही ना करने थे, मैं बंद करने लगूँ वो बंद ही ना करने थे। मैं कही अल्लाह कितने मैनू बंद ही ना कर दें कि तू यही गांदे रहना। मैं कहती मैं टेप ना ला देवा। वो कहे नहीं आप गाती रहें। बट वो एक इंतहाई खूबसूरत एक्सपीरियंस था। और जो बिटर एक्सपीरियंस है, अच्छा टच वुड मेरी लाइफ में बिटर एक्सपीरियंस बहुत कम है। मेरा जो भी कॉन्सर्ट हुआ है लोगों ने एंजॉय किया उसको, और मैंने कोशिश की है कि मैं खुद एंजॉय करूं, और जब मैं खुद एंजॉय करती हूँ तो फिर लोगों की जरूरत है कि एंजॉय ना करें। तो ये है ये एक यादगार वाक़या है। और दूसरा नॉर्वे का, ठीक है, उनका एक कल्चरल कम्यून है, वहाँ पर मैंने परफॉर्म किया था। जैसे हमारे यहाँ अलहमरा है, बिल्कुल, तो गवर्नमेंट लेवल पे मैं गई थी वहाँ पे। इवान मजूजे से मेरी वहाँ मुलाकात हुई थी। वो भी कॉन्सर्ट मुझे सारी ज़िंदगी नहीं भूलेगा। वहाँ पर हर तरह के लोग आए हुए थे, इंडियन क्या, बंगला क्या, श्रीलंकन क्या, पाकिस्तानी तो थे ही, जाहिर बात है, क्योंकि कॉन्सर्ट करवाया पाकिस्तानी होना था विद एसोसिएशन विद इंटरकल्चर कम्यून के साथ। बट वो कॉन्सर्ट था, मैं आपको बता नहीं सकती। एक टाइम पे ये आलम हुआ कि मैंने अपने जूते उतार दिए। मैं कहूँ आधे घंटे 1.5 घंटे का टाइम होगा। मैंने बाद चो पता लगा यूनिवर्सिटी अपना थिएटर है। मैं कहते सवेर तक नहीं छिड़ना ना। फिर मैंने बैठी सीट उस पर कुर्सी पे, मैंने जूती उतारी और फिर वो जो हमने एंजॉय किया, ओह ये 2 कॉन्सर्ट मेरी ज़िंदगी के ऐसे कॉन्सर्ट्स। और एक और
मेला था सरदारों का डीसी में, ओए होए जान मेरे मखना ते जैसा होना भंगड़ा पा छड़िया ना अच्छा कि मैंने समझ नहीं सी आती कि स्टेज बहुत उच्चा सी, मैं छाल मार देनी सी अच्छा जे एनी उच्ची मार दी तो खुदकुशी का खतरा सी। अच्छा पहले मैं ये करके वेखा, मैं कि नहीं रहने दे, बहुत जज्बाती होने की जरूरत नहीं। वो टोटल मल्टीमीडिया जो मेरी कंपनी है उनका इशू था। अच्छा ओहो क्या सर, वो मेला था, तकरीबन तकरीबन 60 से 70 हजार लोग थे। वाह और उस आप ये देखें इतने बड़े क्राउड के सामने, और जब वो पूरा क्राउड आपके साथ गा रहा हो तो वो फीलिंग ही कुछ और होती है। आपने अभी कहा कि हम मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में रहते हैं, तो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में आपको नहीं लगता कि आपके साथ भी एक मेल होना चाहिए? आपने बगैर मेल के एक जिंदगी गुजार दी है। एक्चुअली मैंने ना लोगों को ट्रीट एज अ मेल ही किया, क्योंकि मेरे साथ मैंने एक तो को एजुकेशन में मैं पढ़ी थी, जी तो लड़कों के साथ तो साडा वाह पैंदा ही रहिंदा सी स्कूल च, ते लड़कियां को मैंने कुट, लड़कियां नू मेरे को बड़ी कुट भी पैंदी सी। अच्छा तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जैसे आप एक कंफर्ट जोन में ऑलरेडी होते हैं, जी वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी मैंने इसलिए कहा कि घर से अलाउड नहीं जी हो रहा था। जी जी होता है। लेकिन ये है कि मेरे बहुत सारे दोस्त लड़के भी हैं जो अभी भी हैं, हम स्कूल से कॉलेज से एक दूसरे के साथ मिल घूमते फिरते, फिर इस फील्ड में मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो लड़के हैं। जाहिर। लेकिन वो स्ट्रगल की जहाँ तक आपकी बात है, वो तो फिर सर मुश्किल थोड़ी बहुत होती है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि कहते हैं अपने नेचर को नहीं बदल सकते, तो उन लोगों से भी मेरा पाला पड़ा। लेकिन मैंने उनकी नेचर तो नहीं बदली, मैंने रास्ता बदल लिया। ठीक है, तो आपको ये नहीं लगा कि उनमें से इतने आपके मेल फ्रेंड्स रहे और अब भी हैं कि उनमें से कोई एक आपका हम सफर होना चाहिए? सर अगर मैं यहाँ पर जिक्र नहीं मैं उसका कर सकती, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, मैं उसको हमेशा कहती हूँ, कहती तुम ऐसा कर, तू मुझसे शादी कर ले। तो वो आगे से हंसता है, हो गया तो तुम इतनी फ्रैंक क्यों हो? तो वो सुनेगा तो हंसेगा। तो बट ये है कि मैं ये समझती हूँ कि जैसे हम कहते हैं कि पत्ता भी नहीं हिलता बगैर उसकी रजा के, बेशक ये बिल्कुल भी मैं बहुत बयान नहीं करूँगी, मैं कहूँगी मैं नहीं करना चाहती थी, ये भी था। लेकिन मेरी जो एक्चुअली अगर अभी मैं शादी करूँ फॉर एग्जाम्पल, तो पहली प्रायोरिटी मेरा म्यूज़िक ही रहेगा। और जब आपको अपने पैशन को आप अचीव कर लेते हैं और आप उस पे काम में आ जाते हैं, तो फिर आपका दिल नहीं करता कि आप कुछ और करें। तो अब जो है थोड़ा सा रिलैक्स सोचते हैं इसके बारे में। मौजूदा दौर में यंगस्टर्स जो हैं, सिंगर्स जो हैं हमारे पास, मेल हों फीमेल हों, आपका फेवरेट कौन है, या आपको क्या लगता है कि ये बहुत बड़ा स्टार बनेगा या बनेगी? बहुत सारे लड़के आए हैं अभी नए, अभी कोक स्टूडियो में मैंने एक दो नए लड़कों को भी सुना, जैसे मगरुल्ला एक गाना है, उसमें फारिस शफ़ी हैं और साथ में एक और सिंगर है, मुझे नाम नहीं आ रहा उनका, वो बहुत अच्छे लगे। और वो जो गाना था 2 AM, स्टार शाह और ज़ीशान, वो ये लोग बहुत आगे जाएंगे, क्योंकि जब आप दिल से कोई चीज़ लिखते हैं और गाते हैं तो वो असर रखती है। तो उन दोनों बच्चों में और उसमें भी मुझे स्पार्क नज़र आया। एक सिंगर हैं, वो म्यूजिक इंडस्ट्री के तो यंगस्टर हैं, लेकिन अपनी उम्र के लिहाज से यंगस्टर नहीं है। उनका नाम दुनिया है। चाहत फ़तेह अली खान के नाम से जानती है। आप उनके बारे में क्या राय रखती हैं और क्या कहना चाहेंगी? He is a very good entertainer. He is a TikToker, but he is not a singer. Actually, अभी उनका गाना बदोबदी जो है, चलें वो आप गाना कह बहुत रहे हैं, वायरल गया। खुदा दा वास्ते उसको गाना मत कहे, आहो ना कहें। मैंने जैसे कहा कि he doesn't know anything about music, बट मैं ये कहूँगी कि अल्लाह ताला ने उनका रिज़्क़ रोज़ी इससे लगाया हुआ है, वाबस्ता है। वो एक एंटरटेनर हैं, वो अपने स्टाइल से एंजॉय करवाते हैं लोगों को। एक कॉमेडियन के हैसियत से मैं उनको समझती हूँ कि इज़ अ वेरी गुड आर्टिस्ट। उनको पता है कि लोगों को ये जो चीज़ें हैं ये अट्रैक्ट करेंगी, और उस हवाले से इज़ वेरी गुड। लेकिन अगर आप सिंगिंग नया गाना अगर आप कहें रिलीज़ हुआ है, तो नहीं, गाना कोई नहीं रिलीज़ हुआ उनका। आपका एक गाना जो है आजकल टिकटॉक पे वायरल है, कोक स्टूडियो में आ रहा है, अगर वो थोड़ा सा गुनगुना दें हमें।
टुरी जांदी ਏ ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਜਾਣਦੀ ਘੜੀਆਂ ਫਲਾਂਗਦੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਵੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਏ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬਹਿਲਾਉਣ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਹੀਰਿਆ ਵੇ ਉਹ ਕਦੀ ਮੰਗਿਆ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਕਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ दिल नहीं मंगदा जवाब कोई दिल दी क्या बात बई ओ हुन्ना राम नहीं लोका तो काम नहीं वेखा वखरे लश्कारे मैं तां हार गई हुन्ना राम नहीं दुनिया दा पार नहीं चलनी आ मैं जिथे करदा दिल मैं लांग गई हाय टुरी जांदी ए जिवें सब जानदी घड़ियां फलांगदी। मैडम बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। आपका बहुत लास्ट में हमारी ऑडियंस के लिए कोई मैसेज देना चाहें तो प्लीज। मैं बीइंग अ सिंगर और एक इंसान होने की हैसियत से सिर्फ हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि आप जो बोएंगे वो काटेंगे, जो बांटेंगे वो मिलेगा, जो आप मैसेज देंगे वही मैसेज आपको वापस मिलेगा। आप प्यार बांटिए, लोगों की इज्जत कीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए, वही आपको वापस मिलेगा। और याद रखिए एक और बात कि अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा करने का आपको हक नहीं। ये मेरा मैसेज है। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया।